वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना अब्दुल जब्बार रशीदी आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि 2024 के इंतखाबात की सरगर्मी सारे मुल्क में है, लेकिन खुसूसन सूबे आंध्र प्रदेश की जानिब सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तवज्जो है। उसकी बहुत सारी वजूहात है। यहाँ पे दो बड़ी जमातें हैं। एक इस वक्त जो हुक्मरान जमात है वो SRCP की है। दूसरी जो बड़ी जमात है, जो बहुत पुरानी भी है और कई साल उन्होंने हुकूमतें की है मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पर भी और आंध्र प्रदेश पर भी, वो है TDP की, जो जिसके कायद हैं जनाब चंद्राबाबू नायडू साहब। अब मुसलमानों की तवज्जो इस जानिब होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि TDP ने BJP से अलायंस किया है, जबकि आंध्र प्रदेश में 80 लाख मुसलमानों की आबादी है, उससे भी कुछ ज्यादा। उसमें से तकरीबन 50 लाख मुसलमान वोटर्स है, 50 से 55 लाख के दरमियान। तो जहां पे हुकूमत बनने के लिए एक अहम रोल मुसलमान भी अदा कर सकते हैं, मुसलमानों के वोट अदा कर सकते, मुसलमानों का जो है वोट बहुत ही कीमती यहां पे होता है। आज हम हमारे साथ जो मेहमान हैं जनाब इफ्तिखार जमाल साहब, जो सूबे आंध्र प्रदेश कड़पा से जिनका ताल्लुक है, एक बहुत ही मारूफ शख्सियत है, जो मोहताज नहीं है किसी तारुफ के। बहुत बड़े शायर हैं, मशहूर शायर, इनके वालिद भी शायर थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बड़े शायर हैं और एक ड्रामा निगार हैं और एक मुनज़्ज़म शख्सियत है, मुफक्किर शख्सियत है, जो बहुत सारे रिफाही और फलाही कामों से इनका ताल्लुक है, वाबस्ता है और हमेशा दिल में मुसलमानों के भलाई की और मुसलमानों की अच्छाई की फिक्र लेकर जो है सूबे आंध्र प्रदेश में काम करते हैं और इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि आइंदा भी ये काम करते रहेंगे इसी तरीके से। हम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इफ्तिखार जमाल साहब, आपने कि आप हमारे लिए वक्त निकाले हैं। तो सीधा मैं आपसे सवाल पे आता हूँ। देखिए, अभी इंतखाबात है, पूरे मुसलमानों में एक बेचैनी है और बेचैनी ये है कि TDP, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले भी मुसलमान TDP के साथ ज्यादा रह चुके हैं और उनके स्कीमा से फायदा उठाए हैं। तो अभी इस वक्त TDP जो है BJP से अलायंस है और आपको ये भी मालूम वाकिफ है कि आप BJP से मुसलमान बहुत दूर रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे और सूबे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस ताल्लुक से उनकी उलझन को आप किस तरीके से खत्म करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपका। सबसे पहली बात, आप जो कह रहे हैं कि TDP का BJP के साथ अलायंस हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। तकरीबन 1985-86 से अलायंस 3-4 मरतबा किया है। जब एनटी रामाराव साहब के साथ उनका ने किया था, फिर चंद्रबाबू साहब ने एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार फिर कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है। देखना, और जो दूसरी पार्टी है YSRCP जिसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश के अक्लमंद मुसलमानों को इसका इल्म बाखूबी है कि पिछले 5 सालों में तमाम के तमाम बिलों में पार्लियामेंट के अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ भी बिल थे, उसमें कुछ जो मुल्क मुखालिफ भी कहे जा सकते हैं। हम नहीं कहेंगे कि वो मुल्क मुखालिफ थे, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई बिल बनता है तो बज़ाते खुद में कानून होता है, वो मुल्क के लिए होता है। लेकिन बात यह है कि BJP के साथ सबसे ज्यादा जो पार्टी खड़ी हुई थी आंध्र प्रदेश से पिछले 5 बरस में, अपने 22 लोकसभा MPओं के साथ और 11 राज्यसभा के MPओं के साथ, वो थी YSRCP पार्टी। और आंध्र प्रदेश का अक्लमंद मुसलमान इस बात को बखूबी समझ गया है और इसके लिए दोनों पार्टियां एक जैसी हैं, YSRCP भी, TDP भी। और देखना यह है कि कौन सी पार्टी ने मुसलमानों के लिए भलाई के काम किए हैं, क्योंकि दोनों BJP के साथ हैं। ये अगर डायरेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट है, BJP के साथ तो दोनों हैं। और मुस्तकबिल में भी मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि मुस्तकबिल में भी ये दोनों पार्टियां BJP के साथ ही जाएंगी, क्योंकि कोई चारा नहीं है। देखिए, तेलुगु देशम पार्टी के अय्याम में, वो शुरू ही से ले लीजिए, 1985 में मुसलमानों की फलाह के लिए खासकर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम एक बहुत बड़ा कारनामा था रामाराव साहब का। यूं समझिए कि आंध्र प्रदेश के अंदर माइनॉरिटीज या मुसलमानों की फलाह के लिए बुनियाद जब पड़ी थी, तो 1985 में 1985 के अंदर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम ही था। उसके बाद से ही संजीदगी से मुसलमानों को लिया जाने लगा। सियासी तौर पर भी किसी पार्टी ने अगर मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है तो यकीनन तेलुगु देशम पार्टी रही है, माजी में भी। और आपको एक बताता चलूँ कि वाहिद पार्टी है जिसने 3 मुसलमानों को राज्यसभा भेजा है।
एक बहुत काम हुआ है उस पर। 96 के बाद चंद्रबाबू साहब का की हुकूमत आई, तो चंद्रबाबू साहब ने को उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जो हिंदुस्तान में जो उर्दूदां थे, माहिर लिसान थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे इंद्र कुमार गुजराल साहब उर्दू के। उनका इरादा हुआ कि एक उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई जाए हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे पास उर्दू यूनिवर्सिटी नहीं थी उस वक्त, दूसरी ज़माने की यूनिवर्सिटियां थी, लेकिन एक बाकायदा हुकूमत की यूजीसी के तहत कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी उर्दू की। तो उन्होंने इरादा किया कि एक उर्दू यूनिवर्सिटी बने, तो वो पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे से उन्होंने ज़मीनें मांगी कि भाई आप ज़मीन दीजिए, हम उर्दू यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं। उस वक्त जिस शख्सियत ने इंद्र कुमार गुजराल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी 200 एकड़ ज़मीन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को दी, वो चंद्रबाबू साहब थे। उसी दौर में चंद्रबाबू साहब ने एक और बड़ा कारनामा किया। उनको लगा कि उर्दू इतनी बड़ी ज़बान है कि इसकी यूनिवर्सिटी बनी जा रही है, तो हमारी रियासत में उर्दू बोलने वाले किन किन अजला में हैं। उस वक्त तक एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई थी कि महज हैदराबाद या उसके अकनाफ के लोग ही, या फिर वो जो निज़ाम के तहत थे वहीं उर्दू बोली जाती है। उस गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक वो तहकीक करवाई कि कहाँ कहाँ उर्दू बोली जाती है। तो उनको वो हैरान रह गए कि 8 अजला आंध्र प्रदेश के, जिसमें विजयवाड़ा, गुंटूर, ओंगोल, नेल्लूर, उसके अलावा रायलसीमा के 4 अजला अनंतपुर, कड़पा, चित्तूर और कर्नूल में सबसे ज्यादा तादाद में उर्दू बोली जाती है। तो उन साहब ने फौरन फैसला लिया कि इन 8 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया जाए। ये 1996 में हुआ। हम लोग कह नहीं सकते कि किसने क्या काम किया है। हज हाउस का ख्याम ले लीजिए, हैदराबाद के अंदर एक शानदार हज हाउस चंद्रबाबू ने ही बनाया। उसके लेकिन अभी जो है एक स्कीमात तो बहुत बड़ी है चंद्रबाबू साहब की, लेकिन वैसीपी वाले भी ये कहते हैं कि हम नवरत्नालू के तहत और मुसलमानों के भी बहुत सारे हम स्कीमात लेकर आए और मुसलमानों को बहुत सारी मदद हमने की है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप वो कहते हैं कि बार बार वैएसआर सीपी के लोग कहते हैं कि मुसलमान मेरे खास हैं, मेरे दिल के धड़कन हैं, मेरे तो ना जाने क्या क्या कहते हैं कि हम उनकी बहुत मुसलमानों की हम नहीं मदद करने वाले हैं, ऐसा कहते हैं। तो आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, मुसलमानों को इन्होंने इस्तेमाल किया है, मुसलमानों के वोटों का इस्तेहसाल किया है। महज ये चारे के तौर पर सीटें देते हैं, 4 सीटें दी, चारों को जिताया, ये चारा है मुसलमानों की वोट हासिल करने के लिए। 4 एमएलए सी ये चारा है मुसलमानों को कब्जे में करने के लिए, इनको दिखाने के लिए देखिए हमने इतने ओहदे दे दिए हैं। आपको बताऊं, मैं माइनॉरिटी वेलफेयर का मिनिस्टर है, हमारे खकड़पा के एमएलए हैं अमजद बादशाह साहब, उनकी मिनिस्ट्री में कोई काम नहीं हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई काम नहीं हुआ है। बजट ही नहीं दिया गया, बजट ही नहीं दिया गया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, तो बेचारा क्या करेगा। सबसे पहली बात, इनकी जहनीत यह है कि मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, कोई कारोबारी जहनीत के मालिक हैं। वो सब महज सोचते हैं कि कम से कम चीज़ों कीमत पर मैं चीज़ें खरीदूं और उसका बेहतरीन मुनाफा कमाओ। मुसलमान वोट या फिर आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी वोट इनके लिए महज मुनाफा है, उनकी हुकूमत या उनके लोगों के ओहदों के लिए, उनकी ताकत बनने के लिए। और माइनॉरिटी की तमाम स्कीमों को इन्होंने ख़त्म किया है। एक बड़ी ही कोशिशों के बाद, इनकी हुकूमत बनने के 2 साल के बाद जिस स्कीम को उन्होंने फिर से लागू किया, वो थी इमाम मौज़ूनों की तनख्वाह। वो भी बंद कर दी थी उन्होंने 2 साल। 4 साल तो उन्होंने दुल्हन स्कीम बंद कर दी थी। समाजी अंजुमनें कोर्ट जाती हैं, कोर्ट में जाकर जब कोर्ट की फटकार पड़ती है इन पर, तो फिर इन्होंने ये दुल्हन स्कीम शुरू की 4 साल के बाद, वो भी कई शराइत के साथ। उसके साथ साथ वो विदेशी विद्या जिसे कहते हैं, ओवरसीज एजुकेशन पॉलिसी या ओवरसीज एजुकेशन स्कीम, उसके तहत उसको भी बंद कर दिया। जो पिछली हुकूमत में गए थे बच्चे, उनको पैसे तक नहीं दिए इन्होंने कई वर्षों तक। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को मुकम्मल बंद कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया है। नवरत्नालू की बात करते हैं, नवरत्नालू है क्या? कोई नई स्कीम दी इन्होंने नवरत्नालू के तहत? सिर्फ नाम बदल गए हैं, कोई स्कीम नहीं है। वो स्कीमें जो रामाराव से लेकर किरण कुमार रेड्डी या फिर चंद्रबाबू तक ने शुरू की थी, उन्हीं स्कीमात के नाम बदलकर इन्होंने नवरत्नालू कर लिए हैं। नवरत्नालू के मुकाबले में, जहां एक मिसाल आपको दूं मैं, वो फिर चंद्रबाबू की सुपर 6 भी तो अब आई हैं। वो नवरत्नालू कह रहे हैं तो चंद्रबाबू की सुपर 6 भी आई हैं।
चंद्रबाबू साहब कह रहे हैं कि आप अम्मावड़ी में एक बच्चे को या एक बच्ची को आप दे रहे हैं घर की, मैं जितनी बच्चे या जितनी बच्चियां आपकी पढ़ रही हैं उनको मैं 15-15 हजार दूंगा। ये चंद्रबाबू साहब का वादा है। और उसके साथ साथ चंद्रबाबू साहब की स्कीमात बेहतर नजर आती है मुझे, इसलिए कि 18 साल से ऊपर हर लड़की और औरत को ये 1500 रुपये माहाना देने का वादा करते हैं, बेहतर है। और इसके अलावा ये देखिए, गैस गैस एक बहुत बड़ा सवाल है। गैस जो 400 450 में थी, गरीब तबके के लिए बड़ी महंगी कर दी गई थी, 1200 रुपये हो गई थी। ये महज इलेक्शन से कुछ दिनों कबल, पिछले 2-3 माह कबल ही मोदी साहब को ऐसा लगा कि है ना थोड़ी मेहरबानी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने 200 रुपये कम कर दिए हैं, फिर भी गैस 1000 रुपये है। तो हर साल चंद्रबाबू साहब कह रहे हैं कि 3 गैस सिलेंडर्स आपको मुफ्त दिए जाएंगे, तो इसका मतलब है कि 3000 और मजीद मिल रहे हैं आपको। और इसके अलावा चंद्रबाबू साहब ने एक और स्कीम का वादा किया है कि बेरोजगारी भत्ता, बहुत बड़ी बात है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है समाज में इस 5 सालों में, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तालीम याफ्ता नौजवान भटक रहे हैं, क्या करें उनके समझ में नहीं आ रहा है, माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं। माँ बाप के बोझ को बंद करने और बच्चों में खुद एतमादी पैदा करने के लिए एक स्कीम, जिसे 3000 रुपये माहाना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है इन्होंने, बड़ी बात है। और इसके साथ साथ नई जॉब्स बनाने का, जो 20 लाख की नई जॉब्स बनाने का वादा किया है, ये भी बड़ी बात है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा वादा है, बसों में तमाम औरतों को सरकारी बसों में मुफ्त, गवर्नमेंट की आरटीसी बसों में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, और औरतों के लिए मुफ्त कर दिया है, एक बहुत बड़ी स्कीम है। शायद इस तरह से राग़िब होंगे। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ बीजेपी या उसका हवा दिखाकर इस बार मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, या फिर मुसलमान बेवकूफ़ बनेंगे। अक्लमंद मुसलमानों, सोचो कि किससे आपका फ़ायदा है। बीजेपी के साथ तो दोनों हैं, दोनों ही बीजेपी के साथ है। ये नहीं है कि ये है या ये नहीं है, दोनों ही बाकायदा बीजेपी के साथ हैं, और मुस्तकबिल में भी ये दोनों बीजेपी के साथ जाएंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने अंबटी राम बाबू का एक इंटरव्यू सुना था, जिसमें कहा कि हम तो कांग्रेस से लड़के बाहर आए हैं, हम कांग्रेस के साथ कहाँ जाएंगे, हम तो बीजेपी के ही साथ जाएंगे। अगर हम 25 के 25 एमपी जीतते हैं तो भी हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो इसके बावजूद क्या हम फिर बेवकूफ़ बनेंगे? अक्लमंदी यह है कि आप अपने फायदे की सोचिए, अपने स्कीमात की सोचिए। दोनों सियासी पार्टियां सियासी मजाक करती हैं या सियासी इस्तेहसाली कर सकती हैं, लेकिन हमें सोचना है कि ये कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर है और हम उसी को वोट दें। सबसे पहली बात। एक और बात मैं इसी वक्त कहना का पसंद करूंगा कि चंद्रबाबू साहब ने परसों एक बात कही है कि 4% रिजर्वेशन। इस दरमियान में हमने बहुत देखा, इतने फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे थे। मुसलमानों को बेवकूफ़ समझते हैं। हाँ, कि आंध्र प्रदेश के मुसलमान नहीं समझते, पढ़ा लिखा मुसलमान ये नहीं जानता कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी आपने समाज में अफरा तफरी मचाने के लिए वाईएसआरसीपी के सोशल मीडिया ने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि 4% रिजर्वेशन। फिर चंद्रबाबू साहब ने उस पर वजाहत की, बताया कि सुप्रीम कोर्ट में है, जिसको बचाने के लिए 2016 में जब बेंच पर आई थी ये बिल, तो उस वक्त मैंने करोड़ों खर्च करके वहां लायर भेजे हैं कि हमारे लिए काफी नहीं है कि कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन हमारे लिए सही नहीं। सोचिए जरा और सोच समझकर वोट कीजिए कि कौन हम दोनों बीजेपी के साथ हैं। ये बात जहन में बिठा लीजिए आप। ये नहीं है कि ये है वो नहीं है, दोनों हैं और दोनों जाएंगे। इस बात को देखकर अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और वक्त देने के लिए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। वोट आपका शरई हक है और समाजी भी हक है, और आप पर फर्ज है कि आप जाकर उसको वोट का इस्तेमाल करें। क्योंकि आप जो वोट देते हैं, जिसको भी वोट देते हैं, ये याद रखिए, जहन में बिठाएं कि 5 साल आप पर वो मुसल्लत होने वाला है। चलिए, फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मिलते हैं। जब तक इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।